everyone, welcome back to my YouTube channel, and the topic of this lecture is organic evolution. So let's start. Organic evolution. According to Darwin, evolution is descent with modifications. It means organism जब किसी environment में रहता है तो उसके according अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है. ये अडॉप्शन जब भी कोई इन्वायरमेंट अभी चेंज ही हुआ है तो ये अभी स्टार्टिंग में तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे होता है कि जनरली ये स्मॉल लेवल का होता है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हिली एरियाज़ में कोई पर्सन जाता है तो उसकी रेड ब्लड सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है. लेकिन जब वो थोड़ा टाइम ही वहाँ पर रहकर आता है और बाद में फिर से प्लेन एरियाज़ में आ जाता है तो वो वापस से वही चीज़ें वही कंडीशंस उसकी बॉडी में होने लग जाती हैं. लेकिन जब ये काफ़ी टाइम तक ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो जो चेंज नहीं रहती है तो ये फिजियोलॉजिकल लेवल का चेंज जो है वो जेनेटिक लेवल पे आ जाता है. मतलब जो ह्यूमन बीइंग के जीन्स होते हैं वो उसको वैसे ही चेंज अपने आप को वैसे उस तरह से चेंज करने लग जाते हैं कि वो चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडाप्ट कर सके. तो ये होता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस. एंड देखते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर. मतलब ये एक बार जब हो गया कोई चेंज तो वो वापस से वही चेंज वापस नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल होता है. सेकंड, प्रोसीड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. दैट मीन्स ये सिंपल से कम्प्लेक्सिटी में ही जाता है, कम्प्लेक्सिटी से सिंपलर में नहीं आता. जैसे एनिमेलिया में भी हम एनिमेलिया किंगडम में देते हैं कि इनवर्टेब्रेट्स के बाद ही वर्टेब्रेट्स आए थे और उसके बाद ऐसा प्रोसेस उल्टा नहीं चलता कि वर्टेब्रेट से फिर से इनवर्टेब्रेट्स या फिर कम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी की तरफ कोई इवोल्यूशन हो जाए. थर्डली, इवोल्यूशन के साथ साथ ऑर्गन्स का भी मल्टीप्लिकेशन होता है. तो इससे जो है ह्यूमन बींग्स के या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस में भी प्रोलिफरेशन आता है. मतलब उसके फंक्शंस भी बढ़ जाते हैं. फिर ये कम्प्लेक्स तो होता ही है, उसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, ऑर्गन्स के इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है. ये दोनों ही इवोल्यूशन जो है वो जेनेटिक लेवल पे भी होता है जो हमने मेमोरी स्टोर करी होती है. मतलब किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन को लेकर अगर ह्यूमन बीइंग के पास मेमोरी है कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो इस तरह से बॉडी को इम्पैक्ट डाल सकती है तो उस तरह से वो अपने आप उस मेमोरी की वजह से भी ह्यूमन बीइंग में जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. और इसी से इसको ही अडेप्टेशन कहते हैं, इसी से अडेप्टेशन आती है. देन इज जो नई स्पीशीज़ बने होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अडप्टिव होती हैं नेचर को लेके पुरानी स्पीशीज़ के कंपैरिजन में. ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इसमें कोई ना कोई स्पीशीज़ आज भी हमारे जो साथ प्रेजेंट जो स्पीशीज़ हैं सारी कहीं ना कहीं हमसे एक कॉमन एंसेस्टर रखते हैं. कहीं ना कहीं हमारे उनके साथ एक कॉमन एंसेस्टर किसी टाइम पे इवोल्यूशन से पहले ज़रूर रहा होगा जो आज इवोल्यूशन के साथ चेंज हो चुके हैं. हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में बढ़ चुके हैं. अब देखते हैं कि इवोल्यूशन को स्टडी करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैलेंटोलॉजी. मतलब फॉसिल्स के लेवल पे स्टडी करी जाती है. फॉसिल्स को की एनाटॉमी का कंपेयर किया जाता है कि कैसे कैसे डिफरेंट फॉसिल्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, किस तरह की सिमिलैरिटी रखते हैं. तो इससे पता लगाया जा सकता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा. सेकंड, मॉलिकुलर मैथड. दैट मीन्स देखा जाता है कि कोई भी जो स्पीशीज़ हैं जनरली सारी की सारी स्पीशीज़ जो हैं वो सिमिलर कंपोनेंट से बनी होती हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया. तो इससे यही माना जाता है कि जो हमारी जो एंसेस्ट्री है वो सिमिलर है, कहीं ना कहीं हम कॉमन एंसेस्टर से हम सबका बर्थ हुआ है. थर्डली, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस. इसको रिकैपिटुलेटिव थ्योरी भी बोला जाता है. इसमें ये बताया जाता है कि ह्यूमन बीइंग का जो एम्ब्रियो होता है वो फिश से कुछ सिमिलैरिटी रखता है. तो इससे ये कहा जा सकता है कि फिश का जो फिश से हमारा ओरिजिन हुआ है या कहीं ना कहीं फिश और हमारा ओरिजिन सेम एंसेस्टर से हुआ है. फोर्थली, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. देखा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफीज पे डिफरेंट किस तरह की स्पीशीज़ हैं और वो कैसे एक दूसरे से सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस रखती हैं. इसके बेसिस पे फिर स्टडी किया जाता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा. देन साइटोजेनेटिक एविडेंसेस. मतलब सेल के लेवल पे जेनेटिकली किस तरह की सिमिलैरिटीज़ हैं या किस तरह के डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी किया जाता है. देन इम्यूनोलॉजिकल एविडेंसेस. मतलब इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है कि हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन्स हम में प्रेजेंट है और जो मंकीज़ या ऑरंगुटान जैसी स्पीशीज़ में प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं. तो इससे कहा जा सकता है कि वो या तो हमारे एंसेस्टर्स हैं या हम दोनों के एंसेस्टर्स सिमिलर हैं. तो ये बताता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ. अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, माइग्रेशन. मतलब अगर कोई स्पीशीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करगी तो उस दूसरे प्लेस की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के डिफरेंट होने की वजह से वो स्पीशीज़ अडॉप्ट करती है अपने आप को. फिर उसके जेनेटिक लेवल में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उन धीरे धीरे उन जीन्स के चेंजेस की वजह से वो स्पीशीज़ एक नई ही स्पीशीज़ बन जाती है जो फर्स्टली वो स्पीशीज़ थी उससे बिल्कुल ही अलग. तो इस तरह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है.
सेकेंडली जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में, मतलब एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर सडनली जब किसी जीन का कोई जीन एक जो है वो परमानेंटली डिसअपियर ही होगा तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्डली नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर जो है, डार्विन की थ्योरी बोलती है कि जो नेचर है वो अपना जो बेस्ट स्पीशीज़ होती है कि स्पीशीज़ जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ बेस्ट अपने आप को अडप्ट कर सके उसको सेलेक्ट करता है। फिर उस तरह से जो स्पीशीज़ अडप्ट कर जाती है वो तो फिर आगे ग्रो करके नई स्पीशीज़ को ओरिजिन करती है, जो पीछे स्पीशीज़ जो अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाई वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाती है। तो इस तरह से भी एवोल्यूशन होता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो जेनेटिक कंपोनेंट्स जब कंबाइन होकर एक नए ही जेनेटिक कंपोनेंट को ओरिजिन देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस से भी नई स्पीशीज का ओरिजिन हो सकता है और ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन करती है। देन आइसोलेशन, मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया अगर विद मतलब कई इन्वायरमेंटल कंडीशन की चेंजेस के साथ, कोई और तरीके की चेंजेस के साथ दो जियोग्राफिकल एरियाज़ में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, तो जो स्पीशीज़ अपने पहले वाले जियोग्राफिकल एरिया में रह रही थी वो अपने आप को अडेप्ट करेगी, अपने आप में चेंजेस लाएगी और हो सकता है कि नई स्पीशीज़ इससे ओरिजिन हो जाए। तो फिर जो दोनों ही जियोग्राफिकल एरियाज़ की जो कंडीशंस हैं उनके डिफरेंस की वजह से जो स्पीशीज़ हैं उनमें भी डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन। रिकम्बिनेशन, इसमें जो है वो डीएनए लेवल पे चेंजेस आते हैं, मतलब डीएनए जो है वो डिफरेंट डीएनएज या तो वो कट होके आपस में कंबाइन करेंगे या डिफरेंट डीएनएज कंबाइन करते हैं, तो फिर इससे जो है वो चेंजेस आते हैं, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन। म्यूटेशन जो है वो एक ही जेनेटिक कंपोनेंट में, एक ही जीन में जब सडन चेंज आ जाता है कोई किसी भी फैक्टर की वजह से, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो बस इसमें इतना ही है इस लेक्चर में। थैंक यू।